सॉल्यूशन ऑफ नीट टेस्ट सीरीज सैम्पल पेपर 1 के पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 से। प्रॉब्लम 11 में है, ये साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसवर्स वेव है और वह वेव प्रोपेगेट कर रहा है एलोंग एक्स्ट्रा एक्सिस में, इसलिए यहाँ पर kx माइनस ओमेगा टी है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से। हमें पता है हम इसको लैम्डा और टाइम पीरियड टी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ लैम्डा है तो यहाँ x लिखें, दोनों का डायमेंशन खत्म हो गया। साइन का जो एंगल है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम, वैसे टाइम का डायमेंशन खत्म हो गया और कोई फेज डिफरेंस यहाँ पर है। इससे यदि हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें लैम्डा कितना मिलता है, यहाँ हम देख लेते हैं। ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है वो है 0.5 पाई। इसका मतलब लैम्डा जो है वो हो गया 2 बाई 0.5 मतलब 4। फिर यहाँ पर यदि इसको दोनों से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2 पाई बाय टी इक्वल टू 4 पाई। इसका मतलब है टी इक्वल टू मिला हाफ और वेलोसिटी जो है वो होता है न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होता है और लैम्डा 1/t यहाँ पर लिखे, ये ऑलरेडी टी है, टी वो हाफ है, इसको 1/t जो है 2 हो जाएगा और लैम्डा यहाँ 4 है तो ये 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आंसर ए हो गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम जो इक्वेशन है यदि इस फॉर्म में नहीं जानना चाहते तो साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सम फाई होता है। अब इसको और इसको यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो k इक्वल टू 0.5 पाई और ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होगा। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा k बाय ओमेगा या ओमेगा भी, दोनों में से कोई एक होगा। हम डायमेंशनली उसको चेक कर लेंगे। हम लिखते हैं k बाय ओमेगा तो ये सही है। ओमेगा जो है 2 पाई बाई टी है, टाइम जो है डिनोमिनेटर में है, मतलब आपके ऊपर चला आया, ये नहीं होगा क्योंकि इसका डायमेंशन जो है सो वेलोसिटी का नहीं बल्कि उसका इन्वर्स का डायमेंशन है। तो इसको हटा देते हैं, इसको लिखते हैं ओमेगा बाई के। ये ठीक है क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टाइम जो है सो डिनोमिनेटर में है, वेलोसिटी का में भी टाइम डिनोमिनेटर में होता है। ओमेगा है 4 पाई और के है 0.5 पाई, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो या तो इस फार्मूला से इस तरीके से या इस तरीके से कोई एक तरीका से हम निकालें तो ये 8 मीटर पर सेकेंड आता है। तो ये था साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। 2 फिफ्थ बॉल्स हैं, फिफ्थ बॉल जिस पर चार्ज रख सकते हैं, कैरिंग इक्वल चार्जेस, ये दोनों में इक्वल चार्जेस हैं, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों का लेंथ सेम है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, यहाँ पर आर दिया हुआ है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, इसका आधा डिस्टेंस पर, ये वाई था, ये वाई बाय 2 पर क्लैम्प कर दिया गया। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, ये आर प्राइम जो है वो कितना होगा आर के टर्म में वो बताना है। इसको यदि हम देखें कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, mg, इधर टेंशन और ये दोनों जो चार्ज है मान ले दोनों का सेम चार्ज है तो एक फोर्स काम कर रहा है F। इसको भी ऐसे देखें, इधर देख सकते थे लेकिन इधर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिखेगा नहीं साफ साफ, इसलिए हम इधर बना रहे हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है इसको F प्राइम कहते हैं और ये वेट हुआ और टेंशन इधर फिर है, कोई दूसरा टेंशन है, इसको टी प्राइम कहेंगे। इस एंगल को कुछ कह लेते हैं थीटा और इसको कहते हैं अल्फा। अब यहाँ पर जो है इसको डिकम्पोज करते हैं टेंशन को, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। और ये टी का दो कंपोनेंट, जिधर एंगल है एडजेसेंट टू एंगल टी कॉस होता है, टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में टी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है सो इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है मतलब कि मोशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ही नेट फोर्स 0 है।
तो एक्स एक्सिस में देखें, इधर यदि हम कहें कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एफ ई जो है वो कितना आया, टी साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में केवल ये दो फोर्सेस हैं, और वाई एक्सिस में देखिए इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा। यदि ये दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू एम जी बाय एफ ई। नहीं, उल्टा हो गया। पहले तो वाई एक्सिस में गलत लिख दिया, ये टी कॉस थीटा की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये एफ ई बाय एम जी आता है। ये तो फर्स्ट केस के लिए है। सेकंड केस के लिए एग्जैक्टली सेम चीज आएगा। यहाँ एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा एफ ई प्राइम बाय एम जी। 1 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें एंगल में टेन थीटा बाय टेन अल्फा हुआ, और इधर एफ ई बाय एफ ई प्राइम हुआ। अब दोनों को हम अलग अलग निकाल लेते हैं, इसको भी इक्वेशन 3 कहते हैं। अब पहले टेन थीटा और टेन अल्फा कितना है देख लेते हैं। ये वाई है, टेन थीटा कितना हुआ, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस हुआ आर बाय 2। ये ज्योमेट्री है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। वैसे यहाँ पर जो है सो ये आर प्राइम बाय 2 हो गया, तो टेन थीटा कितना हो गया, आर प्राइम आर बाय 2 डिवाइडेड बाय वाई। यहाँ लिखते हैं आर बाय 2 डिवाइडेड बाय वाई, और ये टेन अल्फा जो है सो आर प्राइम बाय 2 डिवाइडेड बाय वाई बाय 2, और इधर एफ ई जो भी है उसको बाद में निकालते हैं थोड़ा देर में। यहाँ पर कितना आ गया, ये आर और आर चला, इसको आर बाय 2 वाई टाइम्स वाई बाय आर प्राइम हुआ इधर, और इधर हुआ एफ ई बाय एफ ई प्राइम। ये वाई तो चला गया, तो इधर आया आर बाय 2 आर प्राइम इक्वल टू एफ ई बाय एफ ई प्राइम। एफ ई कितना है, चार्ज सेम है, ये दोनों के बीच चार्ज सेम है और डिस्टेंस केवल अलग है दोनों का, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ज सेम है, केवल डिस्टेंस से मतलब है में आर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम एक्जैक्टली सेम, ये यहाँ से कट जाएगा और ये 1 बाय आर प्राइम स्क्वायर हुआ, तो इधर हुआ आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इस तरह से हुआ आर क्यूब बाय आर प्राइम क्यूब इक्वल टू 2। आर प्राइम बाय आर का पावर 3, इधर हमने रिवर्स कर दिया तो इधर भी रिवर्स कर देंगे, ये हो गया। अब आर प्राइम बाय आर कितना हो गया, इसका पावर 1/3, और यहाँ से हम सीधे देख सकते हैं कि आर प्राइम कितना हो गया, आर टाइम्स 1/2 टू द पावर 1/3, आर टाइम्स 1/2 टू द पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का एनी पावर 1 ही है, 2 इसका पावर 3 सर्ड के रूप में ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो यदि लिखना हो तो 2 का पावर 1/3। ये दोनों में से कोई आंसर होगा, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर सर्ड के रूप में लिखा है आर बाय 2 टू द पावर 1/3 ये, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कैपेसिटर से है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दो कंडेंसर है, कंडेंसर पुराना नाम है कैपेसिटर्स का। वन ऑफ द कैपेसिटी C A एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C by half आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी। ये बैटरी से कनेक्टेड है। S1 द वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स इज, चार्ज करने में कितना वर्क डन होता है ये बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये कितना होगा, ये पैरेलल में है
पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, सिंपली ऐड करना होगा। ये बिल्कुल उल्टा है रजिस्टर का। रजिस्टर में यदि सीरीज रहता है तब ऐड करते हैं, यहाँ पर पैरेलल रहने पर ऐड करते हैं। तो C प्लस C/2 3/2 C हुआ। और इसके साथ वोल्ट तो वही है, बैटरी तो 6 वोल्ट का ही बैटरी है। तो इसको चार्ज करने में एनर्जी इसका कितना आ जाएगा, यहाँ जो एनर्जी इसमें स्टोर होगा वो कितना होता है, हाफ CV² होता है। अब यहाँ पर C, तो C की इक्विवेलेंट है V²। इसका वैल्यू रख देते हैं हाफ 3/2 C V², 3/4 C V²। इतना इसका स्टोर्ड एनर्जी है। इसमें एनर्जी स्टोर किसने किया, कोई ना कोई तो वर्क किया होगा इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो वो वर्क डन जो है, चार्जिंग में जो वर्क डन हुआ है वही एनर्जी स्टोर हुआ है। तो ये हो गया इक्वल टू वर्क डन इन चार्जिंग। जो भी चीज़ को चार्ज कर रहा है उसने वर्क डन किया और वही एनर्जी में यहाँ पर स्टोर हो गया। तो यही हो गया 3/4 CV², 3/4 CV²। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन क्या लिखा है वो ध्यान से देख लेना चाहिए। वर्क डन इन चार्जिंग लिखा है, चार्जिंग में तो ये ठीक है, जितना चार्जिंग में वर्क डन लगा वो एनर्जी स्टोर हो गया। यदि वो लिखता वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी वो कितना होता, वो इतना नहीं होगा। वर्क डन बाय बैटरी है चार्ज कितना बैटरी सप्लाई कर रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होगा। अब चार्ज यहाँ पर निकाल लेते हैं। चार्ज कितना है, C इक्विवेलेंट V, और C इक्विवेलेंट है 3C/2। देख लेते हैं एक बार, वही है या कुछ और है। थ्री C/2, राइट। और ये हो गया हमारा, इतना चार्ज हुआ तो वर्क डन कितना हो गया, Q 3CV/2 टाइम्स V, 3/2 CV²। ये वर्क डन बाय बैटरी है। ये देखिए ये उसका डबल है, जो हमने अभी निकाला एनर्जी जो स्टोर्ड है 3/4 CV², उसका जस्ट डबल है, उसका डबल है, ये डबल है जो हमने निकाला है उसका। तो बैटरी ने जो वर्क डन किया, एनर्जी जो स्टोर्ड है उसका डबल है। बाकी सबका क्या हुआ, इतना तो एनर्जी स्टोर हो गया और बाकी इतना एनर्जी का क्या हुआ, वो हो गया हीट में खर्च, वर्क डन इन थर्मल एनर्जी इतना हीट जनरेट करने में लगा, और वर्क डन इन चार्जिंग द बैटरी। तो बैटरी जो काम कर रहा है उससे दो काम हो रहा है, एक तो हीट डेवलप हो रहा है और दूसरा बैटरी चार्ज हो रहा है। और यहाँ ये देखने वाली बात है कि 50-50% होता है। 50% जो है सो हीट में चला जाता है और 50% चार्ज होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्क डन इन चार्जिंग या वर्क डन बाय बैटरी, उसी हिसाब से आंसर करना है। तो ये था क्वेश्चन कैपेसिटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर है उसका वैल्यू बताने के लिए। तो इसका वैल्यू बताने के लिए हमें टेबल याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंट जो कलर्स हैं, ये फर्स्ट जो कलर है वो डिजिट 1 देता है, सेकंड कलर जो है सो डिजिट 2 देता है, और थर्ड कलर जो है वो मल्टीप्लायर कहलाता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कलर देख के, मल्टीप्लायर। अब फोर्थ कलर जो है सो टॉलरेंस देता है। इसके लिए एक टेबल याद रखना पड़ेगा, उस टेबल के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो वो टेबल क्या है हम देख लेते हैं, यहीं पर हमने टेबल पहले से बना के रखा है। अब कलर जैसे दिया हुआ ब्लैक का डिजिट जो है सो 0 है, ब्राउन का 1 है, ऐसे इसको कैसे याद रखें, वैसे बहुत चीज़ याद रखना पड़ता है, इसको और याद रखने में बहुत झमेला है। तो हम इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। होमोसेपियंस जो हम लोग हैं वो स्टार्ट कहाँ से हुए, जो बेस्ट अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम लोग अफ्रीका से स्टार्ट हुए। वहाँ के लोगों का कलर है ब्लैक, स्टार्ट वहीं से करते हैं। उसके बाद वापस इंडिया आते हैं, हम लोगों का कलर ब्राउन है। तो अब इंडिया वापस आ गए, अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम जो विजिबल लाइट में है। विजिबल लाइट में जो स्पेक्ट्रम है वो रिवर्स ऑर्डर में,
भिपगयोर, VBGYOR। यहाँ पर आई मिस कर गया क्योंकि ये सारे लोग तो अंग्रेजों ने किया और गांधी जी ने चंपारण में आके मूवमेंट चलाया था वो इंडिगो को लेकर, नील को लेकर, तो इसलिए अंग्रेजों ने इंडिगो को हटा दिया। इंडिगो मिसिंग हो गया यहाँ से। ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये जस्ट याद रखने के लिए बताएं। तो यहाँ से मिसिंग कर दिए और इस तरह से ये 7 कलर तक आ गया। उसके बाद में आदमी बड़ा होता है, उसका बाल ग्रे होने लगता है और बाद में पूरा व्हाइट हो जाता है, ग्रे व्हाइट। तो यहाँ तक याद रखना है। इस तरीके से अफ्रीका में होमोसेपियंस बने, इंडिया आ गए ब्राउन कलर। उसके बाद में भी ये जो विजिबल लाइट में जो स्पेक्ट्रम्स हैं, रेनबो का स्पेक्ट्रम्स है, वो रिवर्स ऑर्डर में गांधी जी ने मूवमेंट किया, इसलिए इंडिगो को हटा दिया और उसके बाद आदमी बड़ा हुआ, ग्रे हो गया उसका बाल और बाद में पूरा व्हाइट हो गया। और लास्ट में जो है सो ये मेनली टॉलरेंस के लिए है। तो ये गोल्ड, सोना चांदी और बिना कुछ भी नहीं, नो कलर। नंबर यहाँ शुरू से 0 से लेकर 9 तक, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर है वो 10 का पावर हो जाएगा, 10 का पावर 0 1 2 3 यहाँ। और इधर लास्ट में जो है सो 10 का पावर 9 हो गया। इसके बाद ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाना है। नीचे जाना है तो 10 का पावर -1 सो 0.1, 10 का पावर -2 सो 0.001। और टॉलरेंस में यहाँ 5%, 10%, 20% है। 5, 10, 20 सोना चांदी नो कलर। तो इस तरह से इस टेबल को याद रख सकते हैं। और इस टेबल को देखकर अब हम जो रजिस्टर दिया है उसका वैल्यू निकालेंगे। येलो वायलेट, येलो कितना कलर है, येलो किधर, येलो 4 है और वायलेट 7 है, 4 और 7, ये 4 ये 7। ब्राउन तो अफ्रीका के बाद इंडिया है सो 1 है। मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 1 से, ये ब्राउन तो मल्टीप्लायर है, हम मल्टीप्लाई कर दिए। और प्लस माइनस ये टॉलरेंस है। ये गोल्ड तो 5% है, गोल्ड 5% है, 5%। तो टोटल कितना आया, 4 7 है 47 टाइम्स 10 की पावर 1 सो 10 प्लस माइनस 5%। तो टोटल हमें हो गया 470 प्लस माइनस 5%। इतना ओम देख लेते हैं। 470 कहीं है, 470 ये है प्लस 5%, हाँ 5%, 3 का सही हो गया। ये किलो ओम है, जस्ट ये ओम नहीं है, ये 470 चलेगा 3 का। तो इस तरीके से हम कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी कलर हो, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। यहाँ पर टोराइड है, 2 टोराइड्स 1 और 2 टोराइड बनाते हैं। ये टोराइड क्या होते हैं, टोराइड जो है सो ये बलसाई है, डोनट है और इसमें जो है सो लपेटे होते हैं बहुत सारे तार, इंसुलेटेड है ताकि सट जाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 2 टोराइड्स हैं। इसका रेडियस, इसमें 200 टर्न्स है, 200 टर्न्स है और इसमें 100 टर्न्स है। इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है और इसका 20 सेंटीमीटर है। विथ एवरेज रेडियाई 40 एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ दे कैरी सेम करंट मान लो दोनों में सेम है आई। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along द 2 लूप्स इज, रेशियो निकालना है। यहाँ पर जो रेशियो है ये अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसमें भी क्रिएट होगा, वो दोनों का रेशियो बताना है कितना होगा, B1 by B2। अब इसके लिए तो हमें जो फार्मूला पता रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में, इस टोराइड के अंदर में कितना होता है। इसी से मिलता जुलता एक है सोलेनॉइड। इसमें क्या होता है, ये जो सोलेनॉइड में जस्ट ये कॉइल्स है जो बहुत डेंसली विंड किया हुआ है। इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, एज पर थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन बीच में वो कितना होता है, ये होता है μ0 Ni। μ0 तो एक परमिबिलिटी है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम फार्मूला लगाएंगे। कितना फार्मूला याद रखा जाए, यही फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ है वो हो जाएगा ये
यहाँ पर हो जाएगा नंबर, कितना है नंबर टोटल, नंबर ऑफ टर्न्स एक N1 बाय ये जो लेंथ है टोटल लेंथ 2 बाय R1। और तो इस तरह से B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सेप्ट सेम फार्मूला μ0 N1 बाय 2 पाई R1 I। और B2 कितना हुआ इसमें μ0 N2 बाय 2 पाई R2। अब इसके बाद हम बहुत आसानी से इसका रेशियो निकाल सकते हैं B1 बाय B2। जो कांस्टेंट है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ μ0 है I है दोनों जगह, वो छोड़ देते हैं। N1 बाय R1 है इसमें और उसमें है N2 बाय R2, N2 बाय R2, ये N1 है। अब N1 कितना है 200 है और N2 ये इधर है 100 है। R1 कितना है 40 सेंटीमीटर और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। 1 रेशियो 1 आ गया, 1:1। तो इसका आंसर हो गया पहला वाला। तो ये था टोराइड के लिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बहुत सारे फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, टोराइड हो या सोलेनोइड, इसको सोलेनोइड कहते हैं, दोनों का फार्मूला सेम है। यहाँ पर स्मॉल n लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये लेंथ फिक्स्ड है, एक डोनट की तरह है। तो ये 2 पाई r हो गया इसका लेंथ, तो उस n को रिप्लेस कर सकते हैं n बाय 2 पाई r, या डायरेक्टली स्मॉल n भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखें। यहाँ पर है एक क्वेश्चन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। सो अगेन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट इधर, ये रहा बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L, इसका लेंथ है L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ये जो पोल स्ट्रेंथ है साउथ और नॉर्थ का जो पोल स्ट्रेंथ है टाइम्स इसका जो डिस्टेंस होता है L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द आर्क एज शोन इन द फिगर। इसको बेंड कर दिया गया, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है L। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है जो उसका पोल स्ट्रेंथ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो पोल स्ट्रेंथ n हुआ और नया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L, तो ये दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ और है, L प्राइम है, इसको L प्राइम लिखते हैं। और m कितना है यहाँ से देख सकते हैं, m जो है सो कैपिटल M बाय L, कैपिटल M बाय L, और ये L प्राइम। अब हमें L प्राइम को केवल लिखना है L के टर्म में, तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये R है, ये भी R है क्योंकि एक आर्क है, तो ये कितना होगा इसको निकालना है। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन एक कम से कम आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कितना आएगा, ये 30 डिग्री हुआ और इसको हम L प्राइम बाय 2 हो गया ये, तो L प्राइम बाय 2 कितना हो गया, L प्राइम बाय 2 ये हो गया R साइन 30 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें यदि हाइपोटेन्यूज पता है R और कोई भी एंगल हमें पता है, तो हम इसको या इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये x है, ये a सिंपली a कितना हो गया, एंगल के साइड वाला जो है सो R cos थीटा, और जो अपोजिट साइड में उसका है वो R साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ये R है, एंगल के साइड वाला R cos थीटा ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल ये, और ये जो है उसका अपोजिट में तो साइन थीटा हो जाएगा। तो L प्राइम हमें पता हो गया 2R साइन 30 हाफ, मतलब R। ये R और ये R दोनों से, ये दोनों सेम हो गया L प्राइम, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया।
बनना ही चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। ये ऑलरेडी 60 है तो ये दोनों को भी 60 होना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये आर हो गया हमें। और उसके बाद फिर हम यदि 60 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है फार्मूला सर्कल में थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये यदि सर्किल हमारे पास है, ये सर्किल अच्छे से बना नहीं, तो इसमें यदि हमारे पास कोई एंगल है ये थीटा, और ये जो आर्क का लेंथ है वो दोनों के बीच में रिलेशन है एल इक्वल टू आर थीटा, या जो भी आपको जैसे भी याद रखना है, तो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये 60, लेकिन ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। 60 मतलब पाई बाय 3 इक्वल टू एल बाय आर, और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, एल प्राइम, एल बाय एल प्राइम। तो इस तरह से हमें एल प्राइम पता हो गया एल के टर्म्स में कितना हुआ, ये एल 3L बाय पाई, 3L बाय पाई। अब इसी को हम जो है सो ऊपर में लिखने वाले हैं इक्वेशन 1 में। एल प्राइम जो है सो एल के टर्म में आ गया है। ये एम प्राइम इक्वल टू एम बाय एल, और ये जो है एल प्राइम अभी भी आया 3L बाय 2, 3L बाय पाई, ये एल चला गया 3M बाय पाई। तो हमें जो वैल्यू आया वो है M3M बाय पाई। ये पहले से ज़्यादा है या कम है, 3 बाय पाई, ये 1 से कम है, इसका मतलब ये M से कम है। तो नया M से कम हो, नया जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पुराना से थोड़ा कम हो गया। ये होना ही है क्योंकि ये डिस्टेंस कम पड़ गया। तो आंसर हो गया 3M बाय पाई, 3M बाय पाई, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर मैग्नेटिक मोमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। क्या है क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल, ये वेबर में दिया हुआ, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड हुए हैं वो 4th सेकेंड में कितना हुआ। ये फाई हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ई, वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस लेंस लॉ से जो डायरेक्शन बताता है, और ना यदि डायरेक्शन नहीं देखना है, इस केस में डायरेक्शन नहीं देखना है तो उसको भूल सकते हैं। ये फाई जो है सो फ्लक्स है, ये फ्लक्स दिया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट है इस तरह से। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हम इसको भूल जाते हैं माइनस को, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है एक बार में। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये तो एलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका पावर पहले पावर लिखते हैं और पावर 1 कम करके लिखते हैं, टी पावर 1। ये 3 कांस्टेंट है, टी का पावर 1 कम मतलब कि टी का पावर 0 जो 1 हो गया, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो 10t + 3 है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, हर एक सेकंड में अलग अलग उसका वैल्यू आ रहा है। इसने क्वेश्चन कहा कि 4th सेकंड में कितना आएगा। यदि हम इसको प्लॉट करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है सो टाइम के हिसाब से, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है। t = 0 पर कितना है, 3 है, 3 से ये इसका स्लोप है 10, ऐसे ऐसे जाता है। 3 सेकंड में कहाँ होगा इसका वैल्यू, 4th सेकंड में बोला ना, 4th सेकंड में। तो 4th सेकंड में ये वैल्यू जो है सो 10 × 4 43, ये कुछ 43 हुआ। 1 सेकंड कम 3 में 33। इसने ये नहीं कहा कि एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड क्या इसका वैल्यू है, उसने कहा ड्यूरिंग दिस 4th सेकेंड कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, हर सेकेंड जनरेट हो रहा है। शुरू में कुछ नहीं था, शुरू में ही t = 0 पर ये आ गया था सम वैल्यू, उसके बाद हर सेकेंड में ये और जनरेट होते चला जा रहा है। 4th सेकेंड में कितना जनरेट हुआ, 4th सेकेंड मतलब टाइम = 3 to टाइम = 4, ये 4th सेकेंड है। 4th सेकेंड में कितना जनरेट हो गया, पहले 3 सेकेंड में था 33,
अब आ गया 43, तो 4 सेकेंड में जो जनरेट हुआ है t इक्वल टू 4 सेकेंड में वो हो गया 43 माइनस 33, सो 10 वोल्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, वो पूछ रहा है इन द कॉइल एट द 4 सेकेंड। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड नहीं पूछ रहा, 4 सेकेंड में कितना डेवलप हुआ, तो उस हिसाब से 10 वोल्ट हुआ। यदि पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तब तो 33 वोल्ट होता, 33 तो 43 होता, 43 वोल्ट होता। तो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीआर सर्किट है और अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको एक एलसीआर सर्किट है एल सी आर और इसको सप्लाई दिया है एक अल्टरनेटिंग करंट से। कितना है करंट यहाँ पर दिया है क्या? हाँ दिया है 200 साइन 100 और सबका वैल्यू दिया हुआ है जो भी है, ये 10 एम्पियर है। इसका तो जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड होता है। आगे यहाँ बोला इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, ये जो एलसीआर सर्किट इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी न्यू नोट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्सेज भी, इसका जो है सो यहाँ वी देखा आप तुरंत निकाल सकते हैं। एसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये ओमेगा जो है सो 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। न्यू जो है लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से हम तुरंत निकाल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 100/2 पाई, मतलब 50/पाई। न्यू निकल गया। ओके, तो न्यू यहाँ पर हमें पता चल गया है। अब वो पूछ रहा है न्यू कितना है और न्यू नॉट भी पूछ रहा है यहाँ पर। तो न्यू नॉट कितना है, ये न्यू नॉट क्या है, इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस कब होता है, कोई भी सर्किट या कोई भी सिस्टम रेजोनेंस में कब आता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जो झूला बच्चा झूलता है उसको हम लोग झुलाते हैं, तो हमारे झुलाने का अपने फोर्स देने का फ्रीक्वेंसी है हमारा, और उस झूला जो एक बार झुला के छोड़ दे तो उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करता है और फेज भी मैच करता है, तब वो बहुत जोर से झूला झूलेगा, इसको कहते हैं रेजोनेंस। यदि हमारा फ्रीक्वेंसी जो जिस फ्रीक्वेंसी से हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स लगाने का फ्रीक्वेंसी और झूला का अपना फ्रीक्वेंसी दोनों अलग है, तो कभी वो बहुत जोर से नहीं झूल पाएगा। तो रेजोनेंट तभी होता है जब ड्राइविंग जो फोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है ये वोल्टेज, ये वोल्टेज है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फोर्स, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इस सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एलसीआर सर्किट जो एक सिस्टम है इसका जो फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच करेगा तभी रेजोनेंस होगा। अब वो बोल रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो मैच कर रहा है, तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम करेंगे चूंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो ड्राइविंग जो फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर वोल्टेज उसके बराबर होगा, और वो तो मैंने निकाला है अभी 50/पाई। तो कौन सा क्वेश्चन है, V नॉट और V दोनों सेम है, ये फर्स्ट वाला, राइट। तो आंसर हो गया फर्स्ट वाला, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम कैलकुलेशन करें तो V तो निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं कैलकुलेशन। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है 2 पाई √1/LC, ये है इसका फ्रीक्वेंसी। ये कैसे होता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं। ये इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तब जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो। यदि सर्किट का रेजिस्टेंस हम निकालें यहाँ पर तो हमें ए मिलेगा R² + 1/ωc - ωL। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो R, और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/ωc ये 90 डिग्री अहेड होता है, और इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो ωL 90 डिग्री पीछे रहता है। इसको वेक्टर सम करके हम निकाल सकते हैं, ये यहाँ नहीं, यहाँ पे ये टर्म हो गया 1/ωc - ωL
और ये आर है, ये एंगल कुछ दे सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसको जेड कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। ये जब मिनिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा। करंट जो है सो वोल्टेज बाय ये जेड होता है। वन बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। ये मिनिमम तभी होगा जब ये मिनिमम हो जाए। करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये जेड मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, और वहीं से आ जाता है ओमेगा इजकल टू 1 बाय एल सी, और वहीं से ये फार्मूला आ जाएगा। ओमेगा मीन्स 2 पाई एन, 2 पाई नी। तो न्यू कितना हो गया, न्यू नहीं, न्यू जीरो कहेंगे क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है रेजोनेंस हो रहा है। 1 बाय 2 पाई रूट ओवर 1 बाय एल सी। तो इसको भी यदि हम कैलकुलेट करें कितना वैल्यू है इसका, 1 बाय 2 पाई 1 बाय एल। एल कितना है देख लेते हैं, एल 10 है और सी 10 है। ये 10 है और सी 10 ये माइक्रोफेराड है। तो ये 1 बाय 2 पाई ये कितना होगा 10 की पावर 4 ऊपर में, मतलब 100 ऊपर में और नीचे में 2 पाई, तो 50 बाय पाई सेम आया 50 बाय पाई। ये होना ही है, यदि ये रेजोनेंस में है तो इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, यदि सेम नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन से। ये रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर फॉल्स नॉर्मली, ऊपर से सीधे नीचे आ रहा हूँ, इधर से आ रहा है और इधर से वापस जा रहा है। द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज हाउ मच। मोमेंटम ट्रांसफर जो हुआ है सरफेस को कितना मोमेंटम दिया सरफेस, ये वो कितना है। सरफेस का मोमेंटम हमें निकालना है यहाँ पर। अब ये जो सवाल है वो रेडिएशन का है। यदि मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तब इसका मोमेंटम कितना होगा, मास टाइम वेलोसिटी। लेकिन यदि मैं बोलूँ एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, इसका मास है 0, इसका मोमेंटम कितना है, तो आपको बोलोगे 0। ठीक है, ये क्लासिकल आइडिया है। यदि कोई बड़ा बड़ा पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उसका मास 0 है तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम बहुत छोटे लेवल पर जाएँ, जैसे कि हम रेडिएशन में जाएँ, रेडिएशन जो है फोटोन से बना हुआ है, फोटोन का कोई मास नहीं है, तो उसका मोमेंटम 0 है, नहीं, वहाँ वो नहीं चलेगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स का राज्य आ गया, वहाँ अलग तरीके से चलते हैं हिसाब किताब। तो रेडिएशन में जिसमें फोटोन का कोई मास नहीं है लेकिन उसका फिर भी मोमेंटम है, और वहाँ पर मोमेंटम कैसे दिया जाता है, आप जरा इसको देखें कि हम एनर्जी को यदि हम वेलोसिटी से डिवाइड करें तो इसका डायमेंशन क्या आता है। ये हो गया ml2 t-2 एनर्जी, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट एक और लगा दिए, तो यहाँ वेलोसिटी lt-1, ये हो गया ml(t⁻³ ओके। मोमेंटम का कितना होता है, यदि हम बोले मोमेंटम का जो है वो ml(t-1), ये तो गलत है ना, ये तो -1 होगा, दोनों सेम हो गया, सेम। तो E/v जो है एनर्जी बाय वेलोसिटी, उसका डायमेंशन मोमेंटम का है। रेडिएशन में वही होता है। यदि हम रेडिएशन की बात करें जिसका कोई मास नहीं है, तो उसका भी मोमेंटम निकालना हो तो हम E/c से देंगे, और यही E/c जो है डी ब्रोए ने h/λ बोला है, ये दोनों सेम है। h/λ बोला डी ब्रोए ने, ये डी ब्रोए जिसको डी ब्रोगली आप पढ़ते हैं, डी ब्रोए, यहाँ पर उसी का मोमेंटम यूज करेंगे और देखेंगे कि ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम वो है E/c,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जा रहा ऊपर अगेन E/C, परफेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। अब जा रहा ऊपर डायरेक्शन में, ये आ रहा है नीचे डायरेक्शन में, तो चेंज कितना हुआ इसके मोमेंटम में, ट्वाइस ऑफ E/C। जितना इसका मोमेंटम में चेंज हुआ उतना ही मोमेंटम इसका भी चेंज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। शुरू में जो मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में भी रहेगा, और यहाँ प्रोटॉन का मोमेंटम चेंज हो गया है 2E/C से, तो वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना है। तो इतना ही चेंज जो है मोमेंटम का हुआ इस सरफेस का, तो 2E/C, 2E/C। यहाँ लगता है C मिसिंग है, 2E/C। तो यहाँ पर आंसर हो गया, 2 का आंसर हो गया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो से। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो और दोनों के बारे में जो बातें कर रहा है। प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है, ये वाटर का ड्रॉपलेट है, इधर से लाइट आया, एक बार रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद में टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये बाहर आ गया। ये इधर नहीं आता, थोड़ा सा मैंने बनाने में मिस्टेक किया है, ये इधर आता है लोगों के आँख के पास, यहाँ आदमी खड़ा है उसके पास। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में ये जो वाटर ड्रॉपलेट है उससे ये आया, इधर से इंसिडेंट हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन, उसके बाद में ये इंटरनली रिफ्लेक्ट किया, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, एक बार यहाँ पर हुआ और दूसरा बार यहाँ हुआ और उसके बाद में फिर इधर निकल गया। डायरेक्शन दिखाना भूल गया इधर। तो ये प्राइमरी रेनबो है और ये सेकेंडरी रेनबो है। प्राइमरी रेनबो में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर 2 बार, 1 2 तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें भी 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब एक एक करके आंसर चूज करते हैं। हाँ, उसके बाद में कलर का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होगा। यहाँ पर जो कलर बनता है वो और रिवर्स ऑर्डर में रहता है, भी गए और ऐसे। इस रेड का जो है सो 42 डिग्री रहता है और इसका जो है वायलेट का 40 डिग्री, ऑलमोस्ट 40 डिग्री। इस केस में जो बनता है वो इधर भी गयोर हो गया, उधर से सीधा ऐसे बनता भी गयोर। ये रेड जो है सो 51 डिग्री और ये वायलेट जो है सो 53 डिग्री पर आता है। आप देखते हैं द कलर ऑफ ऑर्डर्स इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो। हाँ, वो रिवर्स हो जाता है, ये गयोर नीचे से ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे रहता है। एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। नहीं, तब वो तो नहीं देख सकता यदि फ्रंट उसका सन इधर है अभी, और यदि उसका मुंह सन की तरफ में है, ये जो सन यहाँ पर है, यदि इधर मुंह करेगा तो रेनबो तो पीछे बन रहा है तो नहीं देख सकेगा, तो ये गलत है। यही वजह हमारा आंसर हो गया। रेनबो इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। हाँ, ये देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन, इसमें भी 2 बार रिफ्लेक्शन, और जितना बार रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन के साथ ही डिस्पर्सन भी होगा। डिस्पर्सन मतलब कि कलर का स्प्लिटिंग होना, और रिफ्लेक्शन यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार, सेकेंडरी में 2 बार होती है। When the light rays undergo 2 internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed। हाँ, 2 में ही तो सेकेंडरी फॉर्म करता है, एक में नहीं फॉर्म करता है, एक में प्राइमरी फॉर्म करता है, और इस वजह से ये फेंटर भी होता है, क्योंकि 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और लंबा डिस्टेंस वाटर में जो ड्रॉप किया तो ये फेंट हो जाता है, ये ब्राइट ज़्यादा रहता है, ये ब्राइट है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये था।